जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वही बनता है हमारे जीवन का आधार। वो न रहे तो हम ना पहुंच पाए यहाँ से वहाँ। इसके बिना जीवन जो है बहुत लोगों किया है आसान। है वो रेल मार्ग, विमान मार्ग, ठीक है, जल मार्ग। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिभुवन स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं परिवहन सेवाएं। आप परिवहन सेवाओं का मतलब समझ ही गए होंगे। ये जो है क्लास 10 NIOS बोर्ड का है, ठीक है। ये चैप्टर 5 है, ठीक है। और ये जो है हमारा व्यवसाय अध्ययन है, ठीक है। यानी जो है आपका बिजनेस स्टडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक जो वर्डिंग हमेशा मैं बोलता हूँ कि वीडियो देखा कीजिए तो पूरा देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन वीडियो पूरा कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको समझना है पूरा चैप्टर को, अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो पूरा देखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा एक ही विचार रहा है, जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं उनको एक ही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है, और अधूरा बातें, अधूरी चीज़ें हमें कभी नहीं रखना है। आपको पता है अधूरी बातें होने से जो होता है महाभारत तक भी हो जाती है। तो इसलिए आप अधूरी बातें ना रखो, ठीक है। देखना है तो पूरा देख के इसको कंप्लीट ही कर दो, और नहीं देखना है तो इसको मत देखो, ठीक है। चलिए, साथ में मैं हमेशा एक ही बात बोलता रहता हूँ आपको कि इसको है जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए। इसी से आपको जो है मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करती है और NIOS के सारे चैप्टरों को कवर करती है। और आने वाला टाइम में हो सकता है कि ये यूनिवर्सिटी के भी चैप्टर को कवर करे, ठीक है। तो इसलिए आपको कह सकते हो कि आपका जो लाइफ है, ठीक है, जो 8th से लेके आपका जो है BA तक आपका एक चैनल चलता ही रहेगा। तो इसके करने के लिए, इससे फ़ायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, ये चाहे आप कीजिए चाहे ना कीजिए, आपको अच्छा और बुरा का आपको नॉलेज है। हम तो आज चैप्टर पे चलते हैं। चले देखते हैं कि परिवहन सेवाएं क्या होती है, परिवहन सेवाओं में क्या चीज़ आती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि परिवहन का अर्थ क्या होता है। परिवहन का अर्थ उन गतिविधियों से जिनके अंतर्गत सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता मिलती है। व्यवसाय में इनकी एक सहायक क्रियाओं के रूप में माना जाता है, जो कच्चे माल को उत्पादन के स्थान तक और तैयार माल को उपभोक्ता बिक्री के लिए लोगों तक पहुंचाने में व्यापार की उद्योग की सहायता करती है, ठीक है। ये देखिए, परिवहन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप भंडारण संग्रह पढ़ोगे तो उसमें यही बात पे चर्चा भी की जाएगी कि जो आपको पता है कि परिवहन जो होती है किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ठीक है। आप सुबह निकलते होगे, अगर आपके रोड जो है उबड़ खाबड़ है तो आप कितने सरकार को कोसते हो, कितने गाली देते हो। आपको समझ भी होना चाहिए ना कि भाई रोड जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। आप देखते हो कुछ क्षेत्र में जो होते हैं रोड को चमका देते हैं, चाहे कोई मिनिस्टर या कोई नेताजी आते हैं तो रोडों को इतना साफ सुथरा कर देते हैं मानो कि वो उनको दुल्हन बना देते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है उसको उजाड़ देते हैं, उनको बुरा हाल कर देते हैं। आपने देखा ही होगा। ये कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। सच से हम पीछे नहीं हट सकते। तो परिवहन इतना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मंत्री जी जा रहे होते हैं ना, उनके लिए तो रोड तो पूरा क्लीन करना ज़रूरी पड़ जाता है, लेकिन आम जनताओं के लिए उसको उजाड़ देते हैं। आए दिन उनके पाइपलाइन, आए दिन उनके बिजली के लिए लाइन गड्ढे खोदते रहते हैं और लोगों को इतना परेशान करते हैं और इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सरकार की इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो है रोड जो है, ठीक है, हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होता है। अगर रीढ़ की हड्डी सही ना हो तो इंसान खड़ा तक भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं। जो व्यक्ति अथवा व्यवसायिकाएं इस गतिविधियों में लगी है उन्हें ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, जो व्यक्ति इन गतिविधियों में लगे होते हैं उसको ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। ट्रांसपोर्टर कच्चे माल, ठीक है, तैयार माल व्यक्तियों आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। परिवहन का देखिए दोस्तों महत्व क्या है, परिवहन हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। ऊपर हम विचार विमर्श कर चुके हैं कि परिवहन दूरी की बाधा को समाप्त कर देता है, क्योंकि आजकल एक स्थान पर बनाई गई, तैयार की गई वस्तुओं को अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे पूरे संसार, पूरी दुनिया में भी होते हैं। बिना परिवहन कोई व्यापार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर परिवहन ना हो तो वस्तुओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाना शायद बहुत ही सरदर्द हो। आपने देखा ही होगा कि कोई वस्तु जो होती है किसी एक क्षेत्र में बहुत सस्ती पड़ती है और किसी क्षेत्र में बहुत महंगा पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही है कि उसको जो परिवहन की जाती है वो परिवहन सही से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उस वस्तु के दूसरी जगह उपलब्ध नहीं करा दी जाती है और वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एक एरिया में जो है वस्तु बहुत सस्ती मिलती है और दूसरे एरिया में जो है बहुत ही महंगी मिलती है। अब देखिए परिवहन का महत्व क्या है।
पहला तो यही कि निर्माताओं और उत्पादों को कच्चे माल उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, ये बातें सब जो होती है उसको आपको नोट कर लेना चाहिए और बार बार इसको रटना चाहिए, याद करना चाहिए तभी, और समझना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सको। परिवहन के माध्यम से ही कच्चे माल को ऊपर उपलब्ध होने के स्थान से उन स्थानों तक ले जाना संभव हो पाता है जहाँ उसे सजता एवं एकत्र करके उसे अर्धनिर्मित अथवा पुण्य निर्मित वस्तुएं तैयार की जा सकती है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है, ठीक है, कि निर्माताएं उत्पादक कच्चे माल को उपलब्ध कराते हैं तभी जब उनको पास उपलब्ध जो होगा यातायात के परिवहन के साधन होंगे। अगला है उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराना। परिवहन की सहायता से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी और तेजी से पहुंचाया जा सकता है और इस प्रकार जो है तैयार जो है दूर दराज के स्थानों पर तैयार सामान देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाने उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जा सकता है, यानी उपभोक्ताओं के लिए यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, आगे जो है इसका थर्ड पॉइंट है लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना। परिवहन साधनों की सहायता से कम लागत में बड़ी पैमानों पर सामान एक उत्पादन होता है। इससे लोगों में अपनी पसंद का और अलग अलग कीमत वाला बढ़िया किस्म का सामान खरीदने की इच्छा जगाती है। इससे लोगों के जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार होता है, ठीक है, काफ़ी उसका ऊंचा भी बढ़ता है, यानी लोगों के जीवन स्तर में बेहतर बनाने के लिए भी परिवहन सुविधाएं जो है बहुत ही उपयोगी है। अगला जो है कम लागत में अधिक उत्पादन की सुविधाएं बनाता है। हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन सदा हमारी पसंद के स्थान पर होना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बड़े बुनियादी ढांचों की आवश्यकता होती है। मेरी ज़मीन की जो आसानी से हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, परंतु परिवहन सुगम से मानव शक्ति एवं आवश्यक कच्चे माल तक अंतिम रूप से चयनित स्थान पर उपलब्ध करा देती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन से प्रति इकाई लागत कम होती है। देखिए दोस्तों, कोई सामान को अगर सावधानी पूर्वक सुविधाजनक यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हो तो उसको बनाना, उसको रख रखाव करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए जो है परिवहन जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही मायने रखता है और परिवहन सुविधाओं के बिना शायद ये चीज़ें संभव न हो सके। आपातकाल और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता पहुंचाता है। आपको तो पता ही होगा जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है, भारत में तो प्राकृतिक आपदाओं का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है, ठीक है। जब युद्ध या आंतरिक गड़बड़ी जैसी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में परिवहन व्यवस्था सेना और उनके लिए जरूरी सामान को शीघ्रता से संकट के स्थान पर पहुंचाते हैं और मदद करते हैं, जो कि हमारा परम धर्म है। हमारे कोई भी देश में अगर किसी भी राज्य या किसी भी देश में कोई नुकसान होता है तो हमारे देश के जो लोग हैं वो जरूर सहायता पहुँचाते हैं, तो इसके लिए वो परिवहन सेवाओं का ही उठाते हैं फायदा, ठीक है। उसके बाद है रोजगार सृजन में सहायता करता है। देखिए, परिवहन हो जाने की वजह से लोग क्या होते हैं, घर से बाहर निकले हैं, दूर दराज पे गए हैं और वहाँ पर जाकर अपना जीवन को सफल बनाए हैं, नौकरी प्राप्त किया है। तो कह सकते हैं परिवहन से लोगों के ड्राइवर, कंडक्टर, पायलट, विमान कर्मचारी, ठीक है, समुद्री जहाज के कैप्टन आदि के पदों पर रोजगार मिल जाता है। इन लोगों को परिवहन व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। इसके अलावा कुछ लोगों को परिवहन का प्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिलता है, जैसे परिवहन के विभिन्न साधनों और परिवहन उपकरणों का निर्माण करने में कारखानों में लोगों को काम मिलता है। लोग परिवहन के साधनों को मरम्मत और रखरखाव के लिए भी सुविधाजनक स्थानों पर सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी उनके लिए फायदेमंद है। मजदूरों की गतिशीलता में सहायक। परिवहन सुविधाएं मजदूरों की कार्य के स्थान तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। आपको मालूम होगा कि दूसरे देशों के उद्योग और कारखानों में काम करने के लिए हमारे देश से लोग दूसरे देश में जाते हैं, विदेश से भी हमारे देश में कार्य करने के लिए आते हैं। देश में भी लोग रोजगार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। साथ ही ये हमेशा संभव नहीं होता है कि कारखाने के आसपास ही मजदूर मिल जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं हुआ है। अधिकांश उद्योगों में लोगों को उनके निवास स्थान से कार्यस्थल तक लाने ले जाने के लिए परिवहन का आवश्यकता होती है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि परिवहन हमारे लिए कितने सुविधाजनक है। अगर परिवहन नहीं रहेगा तो शायद बहुत से लोग जो है पलायन कर चुके हैं, थी माइग्रेट किए हुए हैं। राष्ट्र के निकट लाने में सहायता। परिवहन से लोगों को तथा माल के एक देश से दूसरे देशों में आवागमन में सहायता मिलती है। इससे विभिन्न देशों के लोगों में संस्कृति, विचार और रीति रिवाजों का आदान प्रदान होता है। इससे लोगों में अन्य देशों के बारे में बेहतर समझ तथा ज्ञान उत्पन्न होती है। इस प्रकार परिवहन अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। जो ये परिवहन जो होती है हमारे क्या करते हैं, हम पहले विदेशों के बारे में नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। फिर हमने क्या किया, जब हमारा परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ से दूसरे देशों में गए, वहाँ पर रीति रिवाज, उनके रहन सहन, खान पीन, इन सभी बातों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ और जाके हमारा फिर जो है अपना जीवनचर्या जो है चेंज हुआ। परिवहन के साधन। अब देखिए परिवहन के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। हमने देखा कि परिवहन मुख्य रूप से भूमि, वायु तो जलमार्ग से हो सकता है। इन परिवहन के विभिन्न साधन कहा जाता है।
भूतल पर ट्रक, ट्रैक्टर आदि सामान्य को तथा रेलगाड़ियों को, बसों तथा कार यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। वायु मार्ग में विमान और हेलीकॉप्टर यात्रियों और सामान को ले जाते हैं। इस प्रकार जल मार्ग को समुद्री जहाज, स्टीमर सामान और यात्रियों को लाते जाते रहते हैं। इन्हें परिवहन के विभिन्न साधन कहा जाता है। परिवहन साधनों का मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है भूतल परिवहन, एक है जल परिवहन तथा एक है वायु परिवहन। आइए अब इन परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में हम चर्चा करें कि भाई इसमें है क्या। पहला तो है भूतल परिवहन। भूतल परिवहन से अभिप्राय है दोस्तों वस्तु और यात्रियों को भूमि मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे नाम से ही आपको पता है भूमि तल परिवहन, तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस प्रकार परिवहन की गतिशीलता सड़क, रेल मार्ग, रस्सी तथा पाइप आदि के सहारे होती है। इस प्रकार हम भूतल परिवहन के चारों भागों को बांट सकते हैं। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, रस्सी मार्ग परिवहन और पाइपलाइन परिवहन है। ये सारे चीज़ें जो है विस्तार है। आगे जो है हमारा सड़क परिवहन। देखते हैं सड़क परिवहन में क्या है। सड़क परिवहन जो होती है, सड़क परिवहन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ती है। आपने अपने गांव, कस्बों तथा शहर में सड़क देखी होगी। ये सभी सड़कें एक जैसी नहीं होती है। इसमें से कुछ तो बजरी से बनी होती है, तो कुछ पत्थर, सीमेंट तथा तारकोल से बनी होती है। आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी, साइकिलें, मोटरसाइकिल, कारें, ट्रक, बसें आदि सड़कों पर चलती है। इन्हें सड़क परिवहन के विभिन्न साधन कहा जाता है। सड़क परिवहन के साधनों के 3 भागों में बांटा गया है। एक मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाले साधन, एक पशु द्वारा खींचे जाने वाले साधन और एक मोटर द्वारा खींचे गए साधन। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर चित्रों में भी, जैसे आप चित्र देख सकते हो, ये जो होता है मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाले साधन होते हैं। ये जो होता है बैलगाड़ी, बैल को द्वारा खींचे जाने वाला, और ये होता है मोटर द्वारा खींचे जाने वाला साधन। आप देखे होगा कि कुछ लोग सिर पर, पीठ पर, साइकिल पर या ठेले पर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान जगह ले जाते हैं। ये भी आपने जनरली देखा होगा। कुछ लोग थोड़ी दूरी पर जाने के लिए साइकिल या रिक्शे का उपयोग करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग फसलों तथा अन्य सामानों को पशु द्वारा खींचे जाने वाले गाड़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ये गाड़ियाँ बैल, ऊँटे, घोड़े या गधे द्वारा खींची जा सकती है। लोग स्वयं भी इन गाड़ियों को यात्रा करते हैं। कई बार वस्तुओं की पीठ पर लाद कर भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। जिन स्थानों पर साल भर बर्फ जमी रहती है, वहाँ लोग साधारण कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों का सामान ढोते हैं और खुद भी इस यात्रा करते हैं। इन गाड़ियों को सलेज कहा जाता है। आपने देखा ही होगा, जो बर्फीली इलाकों में आप जाते होंगे तो वहाँ पर भी देखा होगा इस तरह के जो है कुत्तों का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो चलने में वहाँ पर सक्षम होते हैं। पिछले कई वर्ष से आदमी द्वारा, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों की अपेक्षा मोटर से चलने वाली गाड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इस कारण यह है कि ये गाड़ियाँ ज़्यादा से तेज़ गति से चलती है और इसकी सामान्य ढोने की क्षमता भी अधिक होती है। देश के कोने कोने तक सड़कों बन जाने से भी मोटर वाहनों का उपयोग बढ़ा है। इस वाहनों को ऑटो रिक्शा, स्कूटर, वैन, बसें, टेम्पो आदि, ट्रक आदि शामिल है, जो इसका इस्तेमाल किया गया है। कोलकाता में लोग ड्रम से यात्रा करते हैं। वो भी सड़क परिवहन ही एक साधन है। तो ये कह सकते हो कि सारे के सारे जो है हमारे साधन हैं। अब देख लेते हैं कि जो सड़क मार्ग है, उसके क्या यहाँ पर लाभ दिखाए गए हैं। सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं देख लेते हैं। देखिए, इसमें परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सड़क परिवहन सस्ता पड़ता है। शीघ्र नाशवान वस्तु सड़क परिवहन के माध्यम से तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती है। ये जो है शीघ्र नाशवान वस्तु जो जल्दी खराब हो जाता है, उसको एक बहुत ही जल्दी आप यहां से वहां तक पहुंचा सकते हो। यह परिवहन का लचीला साधन है, क्योंकि इससे सामान को किसी भी स्थान पर चढ़ाया या उतारा जा सकता है। इसे घर घर तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। यह लोगों को यात्रा में तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायता करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो परिवहन के अन्य साधनों में नहीं जुड़े होते। उदाहरण पर्वत क्षेत्रीय जो पर्वत स्थान होता है, वहाँ पर इन चीज़ों की सहायता बहुत हो जाती है। उसके बाद जो है परिवहन की जो है कुछ सीमाएँ भी हैं। देख लेते हैं सड़क परिवहन की क्या सीमाएँ हैं। सड़क परिवहन की सीमाएँ जो होती है, इसकी भार ढोने की क्षमता सीमित होती है, इसलिए लंबी दूरी तक परिवहन के लिए यह किफ़ायती नहीं होती। क्योंकि आपको पता है, सामान अगर बहुत मात्रा में है और उसको लंबी दूरी तक आप ले जाते हो, तो शायद ये किफ़ायती आपके लिए न भी हो। बहुत भारी सामान या बहुत ज़्यादा सामान को इस अवस्था से ढोने में खर्च बहुत ज़्यादा बैठता है, तो इसलिए ये साधन थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है। यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति को प्रभावित होती है, जैसे बाढ़, वर्षा, भूस्खलन आदि में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से जो है इसका थोड़ा सा सीमाएँ भी है, कुछ इसका प्रभाव भी है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं रेल परिवहन। उसके बाद है रेल परिवहन। रेलगाड़ी द्वारा सामान और यात्रियों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेल परिवहन
का प्रयोग किया जाता है उसे हम रेल परिवहन कहते हैं। हमारे देश की भू परिवहन व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और लंबी दूरी तक सामान को यात्रियों को ले जाने के लिए सबसे विश्वसनीय व्यवस्था है। ठीक है, इसका जो है स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लंबी दूरी के अलावा कुछ महानगरों में स्थानीय रेलगाड़ी या मेट्रो रेलगाड़ी यात्रियों को स्थानीय यात्रा के सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर रेल परिवहन पूरे देश में उपलब्ध है। ठीक है, कुछ क्षेत्र जो है जहाँ पर रेल परिवहन शायद अभी तक नहीं पहुँच पाया है, बाकी सभी क्षेत्रों में ये पहुँच चुका है। एक यात्री गाड़ी और दूसरी मालगाड़ी। यात्री गाड़ी से यात्री का कुछ सामान, जबकि मालगाड़ी से केवल सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है, ले जाया जाता है। ये रेलगाड़ियाँ रेल इंजनों द्वारा खींची जाती है और इसमें भाप, डीजल, विद्युत, ठीक है, विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। आइए रेलगाड़ी परिवहन के लाभ और सीमाओं के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें कि भाई इसमें क्या है, इसकी क्या लाभ होती है और क्या सीमाएँ हैं, तो देख लेते हैं। ठीक है, रेल परिवहन के क्या लाभ हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक साधन है। ठीक है, यह सड़क परिवहन की अपेक्षा ज़्यादा तेज चलती है। ठीक है, सड़क की अपेक्षा ये काफ़ी तेज चलती है। भारी सामान या ज़्यादा मात्रा में सामान लंबी दूरी तक ले जाने के लिए उपयुक्त साधन है। देखिए, इसमें जो है भारी सामान ले जाने के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। ये खराब मौसम जैसे बाढ़, वर्षा, कोहरे आदि का इस पर बहुत कम असर पड़ता है, तो ये काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है और भारत में सबसे अधिक जो है रेल मार्ग के ही बिछाई गई है। उसके बाद रेल परिवहन की सीमाएं। देखिए, रेल परिवहन की कुछ सीमाएं भी होती है। थोड़ी दूर तक माल या यात्रियों को ले जाने के लिए यह महंगा पड़ जाता है। ठीक है, दूर दराजों के क्षेत्रों में ये उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए भी इसकी बहुत प्रॉब्लम रह जाती है। उसके बाद रेलगाड़ी एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलती है और इससे कहीं भी और कभी भी माल को चढ़ाया या उतारा संभव नहीं होता है। दुर्घटना की स्थिति में से जान माल का भारी नुकसान होता है, क्योंकि अधिक मात्रा में जो है लोग यात्रा करते हैं, तो इसके जान माल की हानि जो होती है रह जाती है। ठीक है, ये जो था हमारा रेल परिवहन था। उसके बाद जो है हमारा पाइपलाइन परिवहन। देखते हैं पाइपलाइन परिवहन में क्या है सुविधाएं। पाइपलाइन परिवहन। देखिए, पाइपलाइन परिवहन जो होता है, आधुनिक समय में पाइपलाइन को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। घरों और व्यवसायिक क्षेत्रों में पानी पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन से पहुंचाई जाती है। ठीक है, सड़क और रेल मार्गों के मुकाबले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पहुंचाने का यह अच्छा, सुविधाजनक और किफ़ायती तरीका है, लेकिन इसमें लाने ले जाने वाले वस्तुओं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। यातायात के इन साधनों की स्थापना और रखरखाव में अधिक मात्रा में पूंजी विनियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी काफ़ी जो होता है इसमें पैसों की आवश्यकता पड़ता है। तो ये जो होता है थोड़ा सा नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा पाइपलाइन बिछाना सही नहीं रहता। उसके बाद है रोप वे परिवहन। रोप वे परिवहन भी एक तरह की सुविधाएं हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है। रोप वे परिवहन से पहाड़ पर घाटियों के आर पार या नदी के आर पार के दोनों स्थानों को जोड़ा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में किसी रोप वे से जुड़ी टॉलिंग लोग सामान व विशेष रूप से भवन निर्माण सामग्री या खाद्य पदार्थ आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पहुंचाया जाता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो कि ये जो होता है दो पहाड़ियों के बीच में ले जाना बहुत ही आसान हो जाता है और इसका भी बहुत उपयोग किया जाता है। रोपवे एक उदाहरण गुजरात में प्रसिद्ध उड़ान खटोला जंगदबाव है, जो एक समय में 50 से अधिक लोगों को ले जाता है। देखिए, उड़ान खटोला, इसमें 50 से अधिक लोग होते हैं, तो ये कह सकते हो कि इसमें एक बस की तरह ये कार्य करता है कि 50 लोग जो होते हैं बस ही में ही सफ़र कर सकते हैं। तो इतने सारे लोगों को करना, उड़ान खटोला में ला जाना बहुत बड़ी बात आती है। अब जो है सबसे हम अच्छी बातें करने जा रहे हैं वो है जल परिवहन के ऊपर। ठीक है, आगे जो है जल परिवहन से अभिप्राय है नाव, स्टीमर, लॉन्च, समुद्री जहाज जैसे विभिन्न साधनों की सहायता से जल मार्ग से सामान और यात्रियों को लाना ले जाना होता है। इन साधनों से सामान और यात्रियों को देश के विभिन्न भागों और विदेशों में लाया व ले जाया जाता है। नदियों और नहरों में नावों, लॉन्चों आदि से सामान और यात्रियों के स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ये सारा परिवहन देश के अंदर होता है, अंतर इसे अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन कहा जाता है। जब समुद्री मार्ग को विभिन्न साधनों के माध्यम से माल व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया व ले जाया जाता है तो महासागरीय परिवहन कहलाता है। आइए इस प्रकार के जल परिवहन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि जल परिवहन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट साधन होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। ठीक है, इसमें आपको रोड मैप की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए बहुत ही किफ़ायती भी रहती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, रोड परिवहन के बारे में देखते हैं। उसके सबसे पहले तो है अंतर्देशीय जल परिवहन। अंतर्देशीय जल परिवहन में नावों, लांचों, वाजी, स्टीमों के नदियों और नहरों के रास्ते सामान्य और यात्रियों के स्थान से दूसरे स्थान तक लाया व ले जाया जाता है। इन नदियों और नहरों को जलमार्ग कहते हैं। इस परिवहन व्यवस्था का
प्रयोग घरेलू व्यापार में भारी सामान ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारे देश में यात्रियों के लिए यह परिवहन व्यवस्था लोकप्रिय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन केवल कुछ राज्य जैसे पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा में प्रचलित है। अदरवाइज किसी भी राज्य में कम ही से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुद्री रास्ता नहीं होता है। जल परिवहन के लिए समुद्री रास्ता होना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। उसके बाद महासागरीय परिवहन। महासागरीय परिवहन से अभिप्राय सागर या महासागर में समुद्री जहाज से सामान और यात्रियों का परिवहन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तटीय इलाकों में इसे यात्रियों और सामान को पहुंचाने के लिए भी इस साधन का उपयोग किया जाता है। महासागरीय परिवहन का मार्ग निश्चित होता है और इससे दुनिया के लगभग सभी देश जुड़े होते हैं। सागरीय परिवहन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तटीय महाजहाज रानी होता है, समुद्री जहाज रानी होती है। ठीक है, तो महासागरीय परिवहन जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट, किफ़ायती भी होती है। सबसे पहले है तटीय महाजहाज रानी। इस परिवहन व्यवस्था में देश के मुख्य बंदरगाहों के बीच समुद्री जहाज चलते हैं। इससे घरेलू व्यापार मदद मिलती है और यात्री भी देश के एक भाग से दूसरे भागों में जा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका समुद्री परिये जहाज रानी। इस परिवहन में समुद्री जहाज उन देशों के बीच चलते हैं जिनके बीच सागर या महासागर है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। भारी मशीनों और बड़ी मात्रा में सामान को एक देश से दूसरे देशों तक ले जाने के लिए यह सबसे किफ़ायती साधन है। ठीक है, समुद्री परिवहन जो है परिया परिवहन के लिए मार्ग निश्चित है और विश्व के लगभग सभी देश इससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, समुद्री परिवहन सामान्य और यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए कई प्रकार समुद्री जहाजें चलाए जाते हैं। ये वो दो तरह के होते हैं। देखते हैं दो तरह कौन सी है। इसमें जो है दो जो है लाइनर्स है एंड ट्रैम्प है। लाइनर क्या होता है? लाइनर एक ऐसी यात्री व मालवाहक जहाज होता है जिसका संबंध एक नियमित जहाज रानी कंपनी से होती है। यह जहाज निश्चित मार्गों पर निर्धारित समय सामग्री के अनुसार चलते हैं। यानी ये जो होता है एक समय सारणी होती है, उसी समय सारणी में जो है ये आगे चलता है। उसका ट्रैम्प है, ये एक ऐसा मालवाहक जहाज होता है जो तभी चलता है जब इसे ढोने के लिए माल मिलता है। इसका न तो कोई निश्चित मार्ग होता है और न ही निर्धारित समय सारणी होती है। यानी इसका कोई समय सारणी नहीं होता है, ये जब मर्जी चल सकता है। तो ये काफ़ी सुविधाजनक हो सकता है। उसके बाद है जल परिवहन के लाभ। ठीक है, अब जल परिवहन के कुछ लाभ भी हैं, देख लेते हैं क्या क्या लाभ हैं। यह अधिक मात्रा में या भारी सामान ढोने के लिए अपेक्षित किफ़ायती साधन है। ठीक है, दुर्घटनाओं की दृष्टि से यह बड़ा सुरक्षित परिवहन होती है। इसके मार्ग को बनाने या उनके रखरखाव में बहुत कम खर्च आता है क्योंकि ये सभी कुछ प्राकृतिक रूप से सुलभ होती है। यानी सारी चीज़ें होती है प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती है। इसमें कोई तरह का मतलब खर्च नहीं होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलती है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद है जल परिवहन की सीमाएं। जल परिवहन की कुछ सीमाएं भी होती है, देख लेते क्या है। इसमें यह बताया गया है कि नदियों और नहरों की गहराई और उनमें समुद्री जहाज चलाने की अनुरूपता अलग अलग होती है। अंततः विभिन्न प्रकार के परिवहन पोत चलाने में कठिनाई आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ी सीमाएं आ जाती है। यह बहुत मद गति से चलने वाला साधन है, इसलिए जल्दी खराब होने वाले सामान को ढोने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। खराब मौसम का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, खराब जो मौसम होता है इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जल परिवहन में जहाज़ों खरीदे और रखरखाव पर भारी खर्च उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये महंगा पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा क्या है देख लेते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन का सबसे जो माध्यम है, आपको पता है वायु परिवहन बहुत ही अच्छा माध्यम ये भी है, लेकिन ये खर्चीला होता है। ठीक है, यह परिवहन का सबसे तेज माध्यम है। इसके अंदर यात्री विमान और मालवाहक विमानों और हेलीकॉप्टरों के सामान और यात्रियों के वायु मार्ग से ले जाया जाता है। इसमें यात्रियों के अलावा हल्का और कीमती सामान ढोया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां परिवहन के अन्य साधनों का इस्तेमाल संभव नहीं होता है, वायु परिवहन बहुत महत्वपूर्ण और सुविधाजनक साधन है। भूकंप और बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामान को यात्रियों को ले जाना काफ़ी किफ़ायती होता है, इसलिए हम वायु परिवहन को सबसे अधिक प्रेफर करते हैं। इसमें जो है युद्ध के दौरान वायु परिवहन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि कोई भी सामान यहाँ पर ले जाना, युद्ध स्थल पर ले जाना, हम वायु परिवहन का ही इस्तेमाल करते हैं। वायु परिवहन घरेलू वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन में बांटा जा सकता है। घरेलू वायु परिवहन में देश के अंदर भ्रमण करने की सुविधाएं रहती हैं। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच सामान और यात्रियों को लाया जाता है। वायु परिवहन में निश्चित मार्ग होते हैं जो लगभग विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो वायु परिवहन जो होता है बहुत ही सुगम साधन होता है। ठीक है, और इसका जो है हर जगह इसका लाभ उठाया जाता है। उसके बाद है हमारा वायु परिवहन के लाभ। देखिए कुछ वायु परिवहन के कुछ लाभ भी होते हैं, चलिए देख लेते हैं कि वायु परिवहन के लाभ क्या है।
यह परिवहन का सबसे तेज माध्यम होती है, यानी बहुत तेज चलने वाले माध्यम होता है। जिन स्थानों पर अन्य माध्यम को नहीं पहुंच सकता है वहां सामान्य तौर पर यात्री को पहुंचाने का सबसे ज़्यादा उपयोगी साधन यही सिद्ध होता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह परिवहन सबसे सुविधाजनक साधन बन जाता है। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उस समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए वायु परिवहन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वायु परिवहन की कुछ सीमाएं भी आ जाती है, कुछ सीमाएं तो रहती है। देखिए हर चीज़ की हमने पढ़ा है उसमें कुछ सीमाएं भी रह जाती हैं। यह परिवहन एक अपेक्षित अधिक महंगा साधन है। सबसे बड़ी तो बात यही है कि महंगा साधन है ये। ठीक है, भारी सामान या भारी मात्रा में सामान ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए इतना बड़ा सामान जो होता है, भारी से भारी सामान को आप नहीं ले जा सकते क्योंकि इसमें इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं रहती है। खराब मौसम का इस पर प्रतिकूल असर पड़ता है क्योंकि मौसम खराब रहता है तो इस पर ये चलाने के लिए सक्षम नहीं रहता है। छोटी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इसके लिए इसका हम इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं कर सकते। दुर्घटना के समय माल संपत्ति और जान का भारी नुकसान भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा परिवहन जो है हमारे लिए कुछ उपयोगी है, तो कुछ इसका सीमाएं भी है, तो कुछ इसका लाभ भी है। लेकिन परिवहन तो एक बात तो क्लियर कर दिया कि परिवहन के बिना जो है इंसानों का जीवन संभव नहीं है। परिवहन नहीं है तो इंसान भी नहीं है। ठीक है, ये बात साबित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर जो है खत्म हो रहा है। ठीक है, आपने जो इतना समय त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया, इसके लिए सदैव त्रिपाण स्टडी सेंटर आपका भाई रहेगा। और आभारी क्या, ये आपके लिए भी जरूरी था। अगर आपने समझ लिया तो ये तो और भी हो जाएगा सोने पे सुहागा। ठीक है, आपने जो वीडियो देखा इसको लाइक कर दीजिए क्योंकि ये आपके जरूरी बन जाता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से सोचिए और इसको कॉपी पे भी नोट डाउन करिए, तभी जाकर ये आपके लिए सुविधाजनक बनेगा। ठीक है, आपने जो समय व्यतीत किया धन्यवाद। ओके दोस्तों, बाय। अपना ध्यान रखना, पेपर कैसे तैयार करना। ओके, बाय।